So hello and welcome back everyone to this another beautiful wonderful video. In today's video we are going to start lesson 17 the industrial relation code 2020। तो आपको बहुत ध्यान देना है कि ये एक कोड है। क्या है बताओ? कोड। कोड का मतलब क्या होता है सर? कोड का मतलब होता है कॉम्बिनेशन ऑफ लॉस। कॉम्बिनेशन ऑफ लॉस, ठीक है। ये बहुत सारे लॉस मिलाकर कोड बनते हैं दोस्तों। तो देखो ट्रेड यूनियन, एम्प्लॉयमेंट इन इंडस्ट्रियल स्टैब्लिशमेंट और अंडरटेकिंग इन्वेस्टिगेशन एंड सेटलमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट से रिलेटेड सारे जो लॉस है वो यहीं पे आपको देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। ओके, तो सीधा सीधा हम लोग जा रहे हैं सेलेंट फीचर्स ऑफ द कोड। ये एक बेसिक चीज़ है जो आपको समझना है। इसको समझने के बाद आपको ये चैप्टर बहुत प्रॉपरली समझ में आएगा, ठीक है। सबसे पहला फीचर क्या है इस कोड का? नंबर 1, फिक्स्ड टर्म एम्प्लॉयमेंट। क्या बताओ? FTE, फिक्स्ड टर्म एम्प्लॉयमेंट। तो फिक्स्ड टर्म एम्प्लॉयमेंट का मतलब क्या होता है कि यू कैन नाउ मेक टाइम बाउंड कॉन्ट्रैक्ट्स। क्या बताओ? टाइम बाउंड कॉन्ट्रैक्ट्स, ठीक है। टाइम बाउंड कॉन्ट्रैक्ट्स तुम बना सकते हो। कौन से सेक्टर में एंड किस प्रकार से? बता दो सर। सेक्टर है एनी सेक्टर। और एग्जाम्पल के तौर पे पकड़ लो, मैं एक स्टार्टअप खोलना चाहता हूँ। क्या बताओ? स्टार्टअप खोलना चाहता हूँ, या फिर स्टार्टअप मैंने खोल लिया है, मेरे को 50 डेवलपर्स चाहिए। कितने चाहिए? 50 डेवलपर्स चाहिए 18 मंथ के लिए, फॉर 18 मंथ्स। तो ये डेवलपर्स कितने महीने के लिए काम करेंगे मेरे यहाँ पे? बताओ। 18 मंथ्स। क्या ये एक्सटेंड हो सकता है कॉन्ट्रैक्ट? हाँ, एक्सटेंड हो सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन क्या इस प्रकार के टाइम बाउंड कॉन्ट्रैक्ट्स हम लोग कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू दिस कोड? यस, ठीक है। बेनिफिट क्या होता है बेटा? फुल पैरिटी इन वेजेस एंड बेनिफिट्स विथ परमानेंट वर्कर्स, ग्रेचुइटी आफ्टर 1 ईयर, ठीक है। तो बेनिफिट इस प्रकार से होता है कि वेजेस सेम रहेंगे, PF मिलेगा, ग्रेचुइटी मिलेगा, ठीक है, जैसे परमानेंट स्टाफ को मिलते हैं उसी प्रकार से। अंडरस्टूड? उसके बाद ये जो आफ्टर 1 ईयर है, इसका मतलब है ग्रेचुइटी आफ्टर 1 ईयर यू कैन टेक, ठीक है। पकड़ लो, एग्जाम्पल के तौर पे ये तुमको समझाता हूँ मैं। ग्रेचुइटी आफ्टर 1 ईयर, ये समझ लो। फुल पैरिटी इन वेजेस एंड फुल पैरिटी का मतलब क्या होता है कि सेम टू सेम, ठीक है, सेम वेजेस मिलेगा जैसे परमानेंट वर्कर्स को मिलते हैं उसी प्रकार से। अंडरस्टूड ना? चाहे आप कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे रख रहे हो, लेकिन फुल जैसे आपका नॉर्मल एम्प्लॉयज़ परमानेंट एम्प्लॉय से, उसी प्रकार से इनको ट्रीट कर सकते हो आप। अब पकड़ लो, ग्रेचुइटी आफ्टर 1 ईयर का मतलब ये होता है कि पकड़ लो 18 महीने का आपका कॉन्ट्रैक्ट है, ठीक है, और आपने सिर्फ 14 महीना काम किया है, 14 मंथ्स। क्या आप ग्रेचुइटी के लिए एलिजिबल हो? आंसर है यस। तो 1 साल तुमने काम कर लिया तो ग्रेचुइटी के लिए यू आर एलिजिबल। क्या ये समझ में आ रहा है? हाँ जी, ठीक है। ओके, तो इसको कहते हैं हम लोग FTE वर्कर्स, ये भी कह सकते हैं हम लोग। क्या बताओ? FTE मतलब फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट वाले वर्कर्स, फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट वाले वर्कर्स, ठीक है। सेम वेजेस मिलेगा इनको? यस। सेम PF मिलेगा? यस। सेम ग्रेचुइटी मिलेगा? यस, आफ्टर 1 ईयर, ठीक है। जॉब सिक्योरिटी मिलेगा? नो, यहाँ पे जॉब सिक्योरिटी नहीं मिलता, क्योंकि ये इसका एक एंड डेट है ना। यहाँ पे एक एंड डेट है कि एक टाइम के बाद ये कंप्लीट हो जाएगा तुम्हारा काम, जो कि 18 महीना है इस केस में, ठीक। उसके बाद बताओ सर, उसके बाद बताओ, फिर आता है हमारा रीस्किलिंग फंड। क्या बताओ? रीस्किलिंग फंड किन के लिए होता है? रीस्किलिंग फंड होते हैं फॉर टू ट्रेन द रिट्रेंच्ड एम्प्लॉयज। रिट्रेंच्ड एम्प्लॉयज मतलब वो एम्प्लॉयज जिनको परमानेंटली हम लोगों ने लेड ऑफ कर दिया है, काम से निकाल दिया है, ठीक है, दे हैव बीन लेड ऑफ, ठीक है, उनको ट्रेन करने के लिए। अब इसमें होता क्या है कि पकड़ लो तुमको काम से निकाला गया है बिकॉज यू हैव सम इनसफिशिएंट स्किल्स, ठीक है। तो तुमको वो स्किल्स, तुमको ट्रेन करने के लिए काम से तो निकाला, लेकिन एम्प्लॉयर जो है तुम्हारा वो कंट्रीब्यूट करेगा एक स्पेसिफिक फंड सो दैट तुम्हारा ट्रेनिंग हो पाए प्रॉपरली, ठीक है। फंड टू ट्रेन रिट्रेंच्ड एम्प्लॉयज, एस्टैब्लिशमेंट कंट्रीब्यूट करेगा 15 डेज वेजेस पर रिट्रेंच्ड वर्कर इन एडिशन टू द रिट्रेंचमेंट कंपेंसेशन। अब जैसे तुमको
लेड ऑफ कर दिया ना, उसका एक कंपेंसेशन तुमको मिलेगा क्योंकि तुमको काम से निकाला गया है। उसके एडिशनल में आपको जो है रीस्किलिंग फंड जो है उसका पैसा भी मिलेगा। कितना पैसा मिलेगा? 15 डेज ऑफ वेजेस, जिस दिन तुमको निकाला गया है, ठीक है, उस दिन से 45 डेज के अंदर अंदर अकाउंट में तुम्हारा 15 डेज वेजेस चला जाएगा टूवर्ड्स योर रीस्किलिंग फंड। क्या ये समझ में आ रहा है? बताओ। हाँ जी, ठीक है। 15 डेज वेजेस तुमको मिलेगा, 15 डेज वेजेस पर रिट्रेंच्ड वर्कर। पकड़ लो 5 रिट्रेंच्ड वर्कर है तो उनके जो 15 डेज के जो भी वेज होगा ऑन एन एवरेज वो मिलेगा, ठीक है। समझ में आ रहा है? वो क्रेडिट होगा कहाँ पे बताओ? वर्कर्स के अकाउंट में विद इन 45 डेज, जिस दिन से तुमको लेड ऑफ, जिस दिन से तुम्हारा रिट्रेंचमेंट हो चुका है। क्या ये समझ में आ रहा है? उसके बाद आता है हमारा ट्रेड यूनियन रिकग्नाइजेशन। क्या बताओ? ट्रेड यूनियन रिकग्नाइजेशन। ट्रेड यूनियन रिकग्नाइजेशन इसमें ये है कि कोई भी ट्रेड यूनियन है वो रिकॉग्नाइज्ड कैसे होता है? एज अ सोल नेगोशिएटिंग यूनियन। नेगोशिएटिंग यूनियन मतलब पकड़ लो दोनों के बीच में झमला हुआ है, ठीक है, तुम्हारे वर्कर्स के बीच में एंड ओनर्स के बीच में झगड़ा हुआ है, तो एक नेगोशिएटिंग यूनियन होना चाहिए जो नेगोशिएट करेगा। तो टू बी रिकॉग्नाइज्ड एज द सोल नेगोशिएटिंग यूनियन, ठीक है, इसका एक कंडीशन है कि तुमको अगर रिकग्नाइजेशन मिलेगा, तुम्हारे यूनियन को रिकग्नाइजेशन मिलेगा, तो वहाँ पे कंडीशन ये है कि अ यूनियन मस्ट हैव एटलीस्ट 51% मेंबरशिप फॉर नेगोशिएटिंग यूनियन रिकग्नाइजेशन। मतलब वहाँ के वर्कर्स होने चाहिए। यूनियन मस्ट हैव 51% मेंबरशिप ऑफ द वर्कर्स। मेंबरशिप किन का? ये जो मेंबरशिप है 51% मेंबरशिप है, ये किन का? ऑफ वर्कर्स। उस यूनियन में 51% वर्कर्स है। समझ में आ रहा है? वर्कर्स का मेंबरशिप है। समझ में आ रहा है? तो फिर जाके इस यूनियन को हम लोग रिकॉग्नाइज करेंगे एंड देन हम लोग इसके साथ नेगोशिएट करेंगे। क्या करेंगे बताओ? नेगोशिएट करेंगे। पकड़ लो कोई ऐसा यूनियन है जहाँ पे 51% वर्कर्स नहीं है, कोई दूसरे लोग हैं। इफ़ नो सिंगल यूनियन हिट्स 51%, ठीक है, बिलो 51%, तो हम लोग क्या करेंगे? नेगोशिएटिंग काउंसिल फॉर्म करेंगे। फॉर्म्ड फॉर्म यूनियंस विथ 20% प्लस मेंबरशिप। A negotiating council is formed consisting of representatives from unions with at least 20% मेंबरशिप। कम से कम 20% मेंबरशिप होना चाहिए। और ये इसको हम लोग एज अ नेगोशिएटिंग यूनियन नहीं मानेंगे, हम लोग इसको नेगोशिएटिंग काउंसिल बताएंगे। क्या बताओ? नेगोशिएटिंग काउंसिल, जहाँ पे मेंबरशिप कितना होना चाहिए? 20% प्लस अबव, मतलब मिनिमम 20% तो होना ही चाहिए, ठीक है, एटलीस्ट 20% मेंबरशिप। ठीक, अब देखो सीधा इधर आते हैं। नेक्स्ट है एक्सपांडेड वर्कर्स का डेफिनेशन। ठीक है, एक्सपांडेड वर्कर्स का डेफिनेशन। अब जो है ना, ये जो वर्कर्स का डेफिनेशन है, इसमें क्या क्या इंक्लूड हो जाएगा? सेल्स प्रमोशनल स्टाफ, वर्किंग जर्नलिस्ट एंड बताओ सुपरवाइजरी एम्प्लॉयज। ठीक है, अर्निंग अप टू 18,000 पर मंथ। बताओ, अर्निंग अप टू 18,000 पर मंथ, ये आ जाएंगे तुम्हारे वर्कर्स के डेफिनेशन में। ठीक है, तो कौन कौन आ रहा है? सेल्स प्रमोशन स्टाफ, वर्किंग जर्नलिस्ट एंड सुपरवाइजरी एम्प्लॉयज। ठीक है, जो जिनका मंथली कितना अर्निंग होना चाहिए? 18,000 पर मंथ। ठीक है, ओके। उसके बाद अप टू 18,000, मतलब 18,000 से ज़्यादा अर्न नहीं करते, 18,000 के अंदर। ठीक, उसके बाद देखो बेटा, अच्छा इसमें इसका इम्पैक्ट तुमको बता देता हूँ। पहले क्या होता था, कोई भी सेल्स एग्जीक्यूटिव होते हैं ना, सेल्स एग्जीक्यूटिव तुमको पता है हर जगह पे तुमको सेल्स एग्जीक्यूटिव मिल जाएंगे। तो जिनको 15,000 का सैलरी मिलता था, पकड़ लो पहले, ठीक है, वो लेबर कोड के दायरे से बाहर थे। ठीक है, लेबर लॉस के स्कोप के बाहर थे पहले। समझ में आ रहा है? लेकिन अब जो है इनको हम लोग लेबर कोड के अंदर घुसा दिए इनको। तो कहीं पर भी तुमको सेल्समैन दिखता है, ठीक है, तो उनके ऊपर लेबर कोड जो है वो लागू तो हो ही चुका होगा। ठीक है, तो उनके लिए बेनिफिट है। अंडरस्टूड? ओके। तो वाइडन्स द एक्सेस टू लेबर प्रोटेक्शन। तो इसका मतलब ये भी है कि देखो, अगर तुम लेबर लॉ के अंदर आ रहे हो तो यू आर लेबर, है ना, ये भी तुमको दिमाग में रखना है। तो ये बुरा बात नहीं है, अच्छी बात ये है कि तुमको प्रोटेक्शन मिलेगा बहुत ज़्यादा। ठीक है, उसके बाद इंडस्ट्री का डेफिनेशन जो है वो थोड़ा इंक्रीज कर दिया है।
ठीक है, यहाँ पे लिखा गया है इंक्लूड्स ऑल सिस्टमैटिक एम्प्लॉयर एम्प्लॉई एक्टिविटीज। क्या बताओ, ऑल सिस्टमैटिक एम्प्लॉयर, ये एक एक वर्ड में उन्होंने घुसा दिया है, यहाँ पे 3-4 वर्ड लगाकर बहुत अच्छा डेफिनेशन घुसा दिया है। ठीक है, ऑल सिस्टमैटिक एम्प्लॉयर एम्प्लॉई एक्टिविटीज। एग्जाम्पल दूं, एग्जाम्पल के फॉर्म में समझो कि कोई एक चैरिटेबल ट्रस्ट है। क्या बताओ, एक चैरिटेबल, फॉर एग्जाम्पल एक चैरिटेबल ट्रस्ट है, चैरिटेबल ट्रस्ट है। ठीक है, चैरिटेबल ट्रस्ट क्या रन करता है, हॉस्पिटल। एक चैरिटेबल ट्रस्ट है जो हॉस्पिटल रन करता है। अगर वो प्रॉफिट के लिए एम भी नहीं कर रहा हो, इवन इफ इट डजंट एम फॉर प्रॉफिट, ठीक है, वुड क्लियरली बी कंसिडर्ड एज इंडस्ट्री अंडर दिस डेफिनेशन। याद रखना, ठीक है, अगर ये प्रॉफिट के लिए एम भी ना कर रहा हो, क्योंकि चैरिटेबल ट्रस्ट है, रन करता है हॉस्पिटल, ये प्रॉफिट के लिए एम नहीं करता, इसका मोटिव, जो है एम जो है वो अर्निंग्स नहीं है, मतलब प्रॉफिट, अर्निंग्स है लेकिन प्रॉफिट, बहुत ज़्यादा प्रॉफिट के लिए काम करता है ऐसे नहीं, क्योंकि ये चैरिटेबल है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा डिस्काउंट वगैरह मिलके उसके बाद यहाँ पे काम होता है, अंडरस्टूड, लेकिन फिर भी ये एक इंडस्ट्री के डेफिनेशन में आ जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है। तो इसके अंदर जितने भी नर्सेस, एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ रहेंगे, ठीक है, ये कोड के अंदर आ जाएगा, लेबर कोड के अंदर आ जाएगा। तो ये समझो, इंक्लूड्स ऑल सिस्टमैटिक एम्प्लॉयर एम्प्लॉई एक्टिविटीज रिगार्डलेस ऑफ प्रॉफिट और कैपिटल। ठीक है, रिगार्डलेस ऑफ प्रॉफिट, चाहे ही तुम्हारा चैरिटेबल ट्रस्ट का हॉस्पिटल हो, चाहे तुम प्रॉफिट एम नहीं कर रहे हो, ठीक है, प्रॉफिट एम नहीं कर रहे हो, फिर भी हम लोग इसको क्या घोषित करेंगे बताओ, अंडर द लेबर कोड लेकर आएंगे, सो दैट उसके अंदर जो एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ्स है, नर्सेस है, उनको प्रोटेक्शन मिल पाए अंडर दिस कोड। क्या ये समझ में आ रहा है? वाइडेंस एक्सेस टू लेबर प्रोटेक्शन। चलो उसके बाद देखो नेक्स्ट, हायर थ्रेशोल्ड फॉर ले ऑफ एंड रिट्रेंचमेंट क्लोज। देख, सिंपल चीज तुमको बहुत अच्छे से समझना होगा। अगर तुम्हारे एस्टैब्लिशमेंट में, ठीक है, एस्टैब्लिशमेंट में, ये मैंने पहले भी हम लोगों ने पहले वाले चैप्टर में कर रखा है, ठीक है, अगर पहले क्या होता था कि अगर 100 तुम्हारे यहाँ पे ले ऑफ कर रहे हो, रिट्रेंच कर रहे हो, 100 लोगों को निकाल रहे हो, ठीक है, 100 लोगों को निकाल रहे हो, क्या बताओ, 100 लोगों को अगर तुम निकाल रहे हो तो क्या होता था, हाँ जी, तुमको परमिशन लेना होता था। किनका परमिशन? गवर्नमेंट का अप्रूवल लेना होता था। ठीक है, प्रायर गवर्नमेंट अप्रूवल रिक्वायरिंग फॉर एस्टैब्लिशमेंट एम्प्लॉइंग 300 प्लस वर्कर्स, स्टेट्स कैन फर्दर इंक्रीज द लिमिट। देखो, प्रायर गवर्नमेंट अप्रूवल रिक्वायर्ड फॉर एस्टैब्लिशमेंट एम्प्लॉइंग 300 प्लस वर्कर्स रेज्ड फ्रॉम 100। समझो इस चीज को, तुम्हारा एक एस्टैब्लिशमेंट है, ठीक है, वहां पे 100 वर्कर्स काम कर रहे थे पहले, ठीक है, 100 वर्कर्स काम कर रहे थे पहले, तुम्हारा एक एस्टैब्लिशमेंट है, 100 वर्कर्स काम कर रहे थे पहले। अब तुम्हारे एस्टैब्लिशमेंट में किसी भी प्रकार का ले ऑफ कर रहे हो, रिट्रेंच कर रहे हो, या फिर एस्टैब्लिशमेंट को बंद कर रहे हो, एस्टैब्लिशमेंट को बंद कर रहे हो, या फिर ले ऑफ कर रहे हो, रिट्रेंच कर रहे हो, तो क्या हो जाएगा बताओ, तुमको ये करने से पहले, एस्टैब्लिशमेंट को बंद करने से पहले, किसी को ले ऑफ करने से पहले, रिट्रेंच करने से पहले तुमको गवर्नमेंट का अप्रूवल चाहिए होता था, जो कि बहुत बड़ा बर्डन हो जाता था किसी भी एस्टैब्लिशमेंट के ऊपर। ठीक है, तो स्मॉलर बिजनेसेस जो है ना, स्मॉलर बिजनेस जो छोटे मोटे बिजनेसेस है, 100 एम्प्लॉयज रखे हुए हैं, तो उनके ऊपर बहुत ज़्यादा बर्डन आ जाता था। ठीक है, तो इसलिए इसको बढ़ा के 100 कर दिया। इसका मतलब ये कि अगर तुम्हारे एस्टैब्लिशमेंट में 300 के ऊपर वर्कर्स काम कर रहे हो, और तब जाके अगर तुम ले ऑफ कर रहे हो, रिट्रेंच कर रहे हो, क्लोजर कर रहे हो, तुम्हारे बिजनेस को बंद कर रहे हो, तब जाके गवर्नमेंट का अप्रूवल लेना पड़ता, मतलब लेना पड़ेगा। क्या ये समझ में आ रहा है? क्या ये समझ में आ रहा है? तो ये एक बेनिफिट सीधा सीधा हम लोग लेबरर्स को नहीं दे रहे, ये लेबरर को जो एम्प्लॉय कर रहा है, एम्प्लॉयर, एस्टैब्लिशमेंट के ओनर्स, छोटे मोटे बिजनेसेस को जो रन कर रहे हैं, उनके लिए है। क्या ये समझ में आ रहा है? हाँ जी, तो ये जो लेबर कोड है ना, ये सिर्फ और सिर्फ एम्प्लॉई या फिर लेबरर्स के भलाई के लिए है, ऐसा नहीं है। जो एम्प्लॉयर है उसके लिए भी है, उसको भी प्रोटेक्ट करने के लिए ये बनाया गया है, इस बात को ध्यान में रखना है। वीमेन रिप्रेजेंटेटिव के बारे में समझो, क्या बताओ, वीमेन रिप्रेजेंटेटिव। ठीक है, अब बेटा प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ वीमेंस जो है ग्रीवियंस कमेटी में बहुत मैंडेटरी बन चुका है दोस्तों। एंश्योर प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ वीमेंस इन ग्रीवियंसेस की कमेटी, ठीक है, सो दैट प्रोवाइड्स जेंडर सेंसिटिव रेड्रेसल। पकड़ लो, तुम्हारा कोई भी एस्टैब्लिशमेंट वगैरह है, ठीक है, वहां पे 40% वुमेन काम कर रहे हैं, समझ में आ रहा है?
हाँ जी बताओ। किसी भी स्टैब्लिशमेंट में पकड़ लो, कोई भी स्टैब्लिशमेंट है, इसमें 40% वीमेन वर्क फोर्स है। 40% अच्छा क्वांटिटी है, ठीक है, समझ में आ रहा है। तो तुम्हारा जो उस एस्टैब्लिशमेंट का ग्रीवियंस रेड्रेसल कमेटी होगा, हर एक एस्टैब्लिशमेंट का ग्रीवियंस रेड्रेसल मतलब तुम कहाँ पे कंप्लेंट करोगे, अपने प्रॉब्लम्स को कहाँ पे शेयर करोगे, हर एस्टैब्लिशमेंट में रहता है, ठीक है। तो तुम्हारे वहाँ पे जो ग्रीवियंस रेड्रेसल कमेटी रहेगा, वहाँ पर भी अप्रॉक्सीमेटली 40% जो है विमेंस रहने चाहिए उस कमेटी में। क्या ये समझ में आ रहा है? क्या ये समझ में? अगर पकड़ लो 10 जन का कमेटी है तो कम से कम 4 जन तो होना चाहिए जो विमेन हो। क्या ये समझ में आ रहा है? क्या समझ में? इसको कहा जाता है प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। क्या बताओ? प्रोपोर्शनल, जितना विमेन वर्कफोर्स है उतना रिप्रेजेंटेशन रेड्रेसल कमेटी में, ठीक है। ओके, उसके बाद देखो स्टैंडिंग ऑर्डर्स का थ्रेशोल्ड। स्टैंडिंग ऑर्डर्स का थ्रेशोल्ड, अब समझो इस चीज को। पहले ये समझो कि स्टैंडिंग ऑर्डर्स होते क्या है। स्टैंडिंग ऑर्डर क्या होता है ये सबसे पहले समझो दोस्तों। स्टैंडिंग ऑर्डर एक प्रकार का रूल बुक होता है। क्या बताओ? दे आर अ रूल बुक होता है जो फॉलो करता है एम्प्लॉइज, ठीक है। ये वर्कर्स को कहा कहते हैं, वर्कर्स फॉलो करते हैं। ये वर्कर्स को क्या कहते हैं कि वे क्या करेंगे, व्हाट दे मस्ट डू, ठीक है, व्हाट दे मस्ट नॉट डू, क्या वो करेंगे क्या वो नहीं करेंगे, सही चीज क्या है, सही काम क्या है, ठीक है, रूल्स वायोलेट हो गया तो क्या हो जाएगा, ठीक है। तो क्लैरिटी, डिसिप्लिन, यूनिफॉर्म ट्रीटमेंट ऑफ एम्प्लॉयज, इसके रिगार्डिंग जो है तुम्हारा एक रूल बुक होता है हर एक स्टैब्लिशमेंट में। तो उसको कहा जाता है स्टैंडिंग ऑर्डर, जिसको तुमको फुलफिल करना ही होगा। अब क्वेश्चन मार्क ये आता है कि क्या ये हर स्टैब्लिशमेंट होना चाहिए? पहले ऐसा था कि जहाँ पर 100 वर्कर्स काम कर रहे हो मिनिमम, तो वहाँ पे एक तुम्हारा ये रूल बुक होना ही चाहिए। लेकिन अब जो है 300 का रेज हो चुका है, तो अगर मान लो आपने 200-250 एम्प्लॉयज़ भी रखा हो तो वहाँ पे स्टैंडिंग ऑर्डर्स नहीं होने से भी चलेगा। लेकिन स्टैंडिंग ऑर्डर का थ्रेशोल्ड क्या होना चाहिए? मैंडेटरी फॉर एस्टैब्लिशमेंट एम्प्लॉइंग 300+ एम्प्लॉयज मिनिमम, ये मिनिमम है। इससे क्या होता है? ईज होता है कंप्लायंस, इनेबल फ्लेक्सिबिलिटी, वर्कफोर्स का मैनेजमेंट वगैरह जो है ये ईजी हो जाता है। क्या ये समझ में आ रहा है दोस्तों? हाँ जी बताओ। हाँ जी, तो ये क्या है, ये किन के लिए बेनिफिशियल सर? अगर ये स्टैंडिंग ऑर्डर जो कि आप रूल बुक कह रहे हो ये अगर होता तो बेटर होता ना सर। तो आंसर ये है कि बहुत कंप्लाइंसेस हो जाते हैं कोई भी स्टैब्लिशमेंट के ऊपर, बहुत सारे कंप्लाइंसेस हो जाते हैं, इसलिए कोई भी स्टैब्लिशमेंट शुरू करने से पहले हार मान जाता है, बिजनेस स्टार्ट करने से पहले ही हार मान जाता है। इसलिए उनको कहा गया कि चलो ठीक है यार, 300 लोग, तुम लोग पहले 100 था, अब तुम 100-200 रखो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, रूल बुक नहीं है तब भी चलेगा, लेकिन 300 से ऊपर है तब जाके। तो यह इसको कहा जाता है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस जो हम लोग मोदी सरकार या फिर जो भी करंट गवर्नमेंट है या फिर जो भी स्टेट गवर्नमेंट्स है जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के बारे में बात करते हैं, वो कहते हैं कि कंप्लायंसेस को रिड्यूस करो। जितना ज़्यादा कंप्लायंसेस उतना ज़्यादा कॉम्प्लेक्स रहता है, बिजनेस स्ट्रगल करते हैं टू स्टैब्लिश दमसेल्फ, ठीक है। तो ये लेबर लॉ कोड जो है ये यहाँ पे एक नया रूल लेकर आया है फॉर स्टैंडिंग ऑर्डर्स, ठीक है। वर्क फ्रॉम होम प्रोविजन, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ जी, हाँ जी, क्या ये वर्क फ्रॉम होम जो है, क्या ये सही है या फिर क्या ये एज पर द लॉ है? आंसर है यस। अगर तुम्हारा एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय के बीच में, एम्प्लॉयर प्लस एम्प्लॉय के बीच में म्यूचुअल कंसेंट हो, क्या हो बताओ? म्यूचुअल कंसेंट हो, दोनों राजी है, तो क्या कर लेगा? काजी, ठीक है, मियाँ बीबी राजी, क्या कर लेगा? काजी। तो यही बात है कि अगर एम्प्लॉयर एम्प्लॉई दोनों म्यूचुअल एग्रीमेंट में, म्यूचुअल कंसेंट में काम एग्री कर रहे हैं फॉर वर्क फ्रॉम होम, देन आप दे सकते हो। इससे क्या होता है? इम्प्रूव्स फ्लेक्सिबिलिटी, और तुम्हारा लेबर फोर्स जो है, ऑफिस स्पेस जो है ये बचता है, तुमको बहुत ज़्यादा ऑफिस स्पेस लेने की आवश्यकता नहीं होती। तुमको सिर्फ मॉनिटर करने के लिए जो है पीपल को असाइन करना होता है कि वो मॉनिटर करेगा, हेड्स रहेंगे, प्रोजेक्ट के हेड्स रहेंगे, मैनेजर्स रहेंगे, जो मॉनिटर करेगा जो भी घर में बैठ के काम कर रहा है वो प्रॉपर्ली काम कर रहा है कि नहीं। क्या ये समझ में आ रहा है? ठीक है, तो ये मॉडर्न प्रोविजन है फॉर द मॉडर्न वर्ल्ड, ठीक है। चलो उसके बाद देखो इंडस्ट्रियल ट्राइब्यूनल्स, ठीक है।
ये इंट्रोड्यूस करता है, ये जो प्रोविजन है ये इंट्रोड्यूस करता है 2 मेंबर ट्राइब्यूनल्स को फॉर डिस्प्यूट रेजोल्यूशन। क्या बताओ? 2 मेंबर ट्राइब्यूनल्स फॉर डिस्प्यूट रेजोल्यूशन। एक होता है जुडिशियल, 1 जुडिशियल मेंबर एंड दूसरा होता है एडमिनिस्ट्रेटिव मेंबर। ये क्यों है? ये 2 मेंबर, पहले तो ट्राइब्यूनल का मतलब ही होता है, ट्राई का मतलब क्या होता है? 3, कम से कम 3 चाहिए होता था। यहाँ पे इंट्रोडक्शन है 2 मेंबर का ट्रिब्यूनल। क्या ये समझ में आ रहा है? तो एमिंग फॉर क्विकर डिस्प्यूट रेजोल्यूशंस बाय कंबाइनिंग लीगल एक्सपर्टीज, जैसे कि जुडिशियल मेंबर यहाँ पे आ चुका है एंड देन एडमिनिस्ट्रेटिव मेंबर्स आ चुके हैं। ठीक है, जुडिशियल मेंबर क्या करेगा? हाँ जी, वो अंडरस्टैंड करेगा इंडस्ट्रियल प्रैक्टिसेस, सॉरी वो लीगल एक्सपर्ट रहेगा। कौन? जुडिशियल मेंबर। ठीक है, एंड एडमिनिस्ट्रेटिव मेंबर क्या रहेगा? वो एक्सपर्ट रहेगा इंडस्ट्रियल प्रैक्टिसेस में क्या चल रहे हैं, नहीं चल रहे हैं। समझ में आ रहा है? गॉट इट? ओके। तो इससे क्या होता है कि डिस्प्यूट रेजोल्यूशन बॉडीज जो है ना वो बेटर तरीके से काम कर पाते हैं विदाउट अ हैसल, क्योंकि यहाँ पे जो है 2 जन है तो बेटर, क्योंकि 3 जन होता है ना तो बहुत वो हो जाता है। क्या बताओ कि वोटिंग, फिर से वोटिंग सिस्टम हो जाता है। 2 अगर है तो म्यूचुअल कंसेंट में मिलजुल के वो लोग काम कर लेते हैं। समझ में आ रहा है? और ये ट्रिब्यूनल्स फॉर्म करने के लिए भी ईजी रहता है। चलो उसके बाद आता है डायरेक्ट ट्रिब्यूनल का एक्सेस फीचर्स। पार्टीज कैन अप्रोच ट्रिब्यूनल्स डायरेक्टली आफ्टर फेल्ड कंसाइलिएशन विद इन 90 डेज। अगर तुमने सबसे पहले देखो 2 पार्टी है, सबसे पहले हम लोग कंसाइलिएशन के टूवर्ड्स चलते हैं, मतलब म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, म्यूचुअल एग्रीमेंट के टूवर्ड्स चलते हैं। नहीं हो पा रहा है तो विद इन 90 डेज तुम्हारा डायरेक्टली तुम ट्रिब्यूनल के पास जा सकते हो। ठीक है, उसके बाद नोटिस फॉर स्ट्राइक्स एंड लॉकआउट, ये 14 डेज का मैंडेटरी नोटिस पीरियड रहता है। ठीक है, 14 डेज मैंडेटरी नोटिस पीरियड फॉर स्ट्राइक्स एंड लॉकआउट इन ऑल एस्टैब्लिशमेंट। अगर आपको स्ट्राइक करना है, स्ट्राइक कौन करता है? स्ट्राइक है एम्प्लॉई जो है, वर्कर जो है, उनका हथियार है स्ट्राइक कर देना। ठीक है, एंड लॉकआउट किसका हथियार है? एम्प्लॉयर का। ठीक है, लॉकआउट कर देना। अंडरस्टूड? इनके डेफिनेशंस के बारे में हम लोग आगे जाके देखेंगे बहुत अच्छे से और बहुत डिटेल तरीके से हम लोग पढ़ेंगे। तो स्ट्राइक का बात ये होता है कि अगर एम्प्लॉय स्ट्राइक करना चाहते हैं, कंपनी में काम नहीं करना चाहते, एक उन्हें स्ट्राइक लगा देना। ठीक है, तो 14 डेज का नोटिस देना होता है कंपनी को। ठीक है, तुमको 14 डेज का नोटिस देना होता है कि भैया हम जो है स्ट्राइक के लिए बैठने वाले हैं फ्रॉम सो एंड सो तारीख। समझ में आ रहा है? 14 डेज नोटिस। एंड अगर एम्प्लॉयर जो है वो लॉकआउट करना चाहता है, सबको काम से निकालना चाहता है या फिर बंद करना चाहता है फॉर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम बिकॉज एम्प्लॉई जो है बहुत ज़्यादा उल्टा सीधा काम कर रहे हैं, देन एट द सेम टाइम लॉकआउट के लिए भी एम्प्लॉयर एम्प्लॉइज़ को, वर्कर्स को नोटिस देगा फॉर अ 14 डेज नोटिस पीरियड। क्या है? समझ में आ रहा है? ठीक है, ये प्राइवेट सेक्टर पब्लिक सेक्टर दोनों को फॉलो करना होगा। क्या है? समझ में आ रहा है? चलो दोस्तों, चलो चलो चलो। एक्सपांडेड डेफिनेशन ऑफ स्ट्राइक, मास कैजुअल लीव भी आ जाता है स्ट्राइक के डेफिनेशन में। ये तब तुम बेटर तरीके से समझोगे जब तुम स्ट्राइक का डेफिनेशन पढ़ने वाले हो आगे जाके। ठीक है, तो स्ट्राइक के डेफिनेशन में और एक वर्ड आ चुका है जो कि मास कैजुअल लीव। एक साथ बहुत सारे लोग कैजुअल लीव ले रहे हैं, तो ये एक प्रकार का स्ट्राइक है। हम लोग स्ट्राइक मानेंगे इस चीज़ को। ठीक है, उसके बाद है डिस्क्रिमिनलाइजेशन एंड डिक्रिमिनलाइजेशन एंड कंपाउंडिंग। क्या बताओ? डिक्रिमिनलाइजेशन एंड कंपाउंडिंग सिंपल चीज़ है। देखो कोई भी काम हो रहा है सिर्फ क्रिमिनलाइज कर देना, ठीक है, जेल में घुसा देना, ये सोल्यूशन नहीं होता है। ठीक है, यहाँ पे हम लोग मॉनेटरी कंपाउंडेबल अगर है तो मॉनेटरी पेनल्टीज वगैरह देकर भी छोड़ सकते हैं। ठीक है, माइनर ऑफेंसेस अगर कर रहे हो कंपाउंडेबल बना दिया गया है, मॉनेटरी पेनल्टीज लगा दिया गया है। हर चीज़ के लिए जेल में घुसा देना इट्स नॉट अ सोल्यूशन। फिर आता है हमारा डिजिटल प्रोसेसेस, इनेबल्स इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड कीपिंग, रजिस्ट्रेशन एंड कम्युनिकेशन, इम्पैक्ट एनहेंसेस ट्रांसपेरेंसी एंड एफिशिएंसी। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट डिजिटल प्रोसेस का। ठीक है, ई गवर्नेंस जिसको हम लोग कहते हैं। क्या बताओ? ई गवर्नेंस। ठीक है, तो ट्रेड यूनियंस कैन नाउ रजिस्टर ऑनलाइन, एम्प्लॉयर्स कैन सबमिट एनुअल रिटर्न्स इलेक्ट्रॉनिकली। ठीक है, नोटिस फॉर डिस्प्यूट, ठीक है, कैन बी एक्सचेंज डिजिटली। ये सारे फैसिलिटीज़ जो है ये आपको देखने को मिल जाता है व्हेन द प्रोसेस बिकम्स डिजिटल। इज दैट क्लियर? एम आई वेरी मच क्लियर दोस्तों? सो दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट पार्ट। ये तो हम लोगों ने सिर्फ क्या देखा है बताओ? साइलेंट फीचर्स देखा है जो कि बहुत ब्यूटीफुल थे। अब हम लोग आगे बढ़ने वाले हैं, आगे हम लोग बढ़ने वाले हैं दोस्तों। प्रिलिमिनरी ये करने का आवश्यकता है कि नहीं मैं एक बार देख लेता हूँ। ठीक है,
ये नॉर्मल चीज़ है। इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड 2020 होल ऑफ इंडिया के ऊपर लागू है नवंबर 21 2025 से ये, जो कि अब आप लोग बहुत सारे बच्चे कहते हैं सर नया कोड आ चुका है, नया कोड आ चुका है, नोट्स कहाँ से मिलेगा? नोट्स हमारे वेबसाइट में है बेटा, जाके वहाँ से परचेज कर लो। 299 रुपीज़ का पूरा मटेरियल मिल रहा है आपको, पूरा का पूरा बुक, ठीक है? तो वो वहाँ से ले लेना, अंडरस्टूड? पूरा अपडेटेड है, जो आप पढ़ रहे हो यहाँ पे यही है वो, ठीक है? उसके बाद देखो डेफिनेशंस में आ जाते हैं ये सारे। अच्छा, ये सब कुछ हम लोगों ने डेफिनेशंस करने की आवश्यकता नहीं है यहाँ पे, ठीक है? वेजेस का डेफिनेशन मैं होमवर्क दे रहा हूँ, ये कर लेना है। वेजेस का डेफिनेशन वर्कर में कौन कौन आता है, इनका डेफिनेशन एक बार पढ़ लेना है। अब आता है इंपॉर्टेंट जगह पे, जिसको कहते हैं बाई पार्टे फॉर्म्स। क्या बताओ? बाई पार्टे। अब बाई का मतलब क्या होता है? BI, बाई पार्टे फॉर्म्स, बताओ, सोच लो एक बार, आराम से बैठो, सोचो। हाँ जी, बाई पार्टे फॉर्म्स, बाई पार्टे फॉर्म्स, बताओ फटाफट। बाई पार्टे का मतलब होता है टू पार्टीज, टू पार्टीज, टू पार्टीज, टू पार्टीज का फॉर्म। ये एक पार्टी, ये दूसरा, बताओ कौन सा हो सकता है? एक है एम्प्लॉई, दूसरा है एम्प्लॉयर, ठीक है? इन दोनों का एक ग्रुप, अंडरस्टूड? कमिटी। तो सबसे पहले आता है वर्क कमिटी, वर्क्स कमिटी। सिंपल चीज है, 100+ वर्कर है तुम्हारे एस्टैब्लिशमेंट में, प्रीसीडिंग 12 मंथ्स में, पकड़ लो प्रीसीडिंग 12 मंथ्स में क्यों कहा गया है कि पकड़ लो तुमने स्टार्ट किया इस साल, तुम्हारे पास 90 वर्कर्स थे, तो तुम्हारे ऊपर लागू नहीं होता ये। जैसे ही तुमने पकड़ लो कल तुमने ये 101 एम्प्लॉई जो है तुमने रख लिया तुम्हारे यहाँ पे, ठीक है? तो तुम्हारे ऊपर ये लागू हो जाएगा, समझ में रहा है? उसके बाद नेक्स्ट डे से तुम्हारे ऊपर लागू हो जाएगा, ठीक है? AG में रिक्वायर एस्टैब्लिशमेंट विद 100+ वर्कर्स प्रीसीडिंग 12 मंथ्स टू फॉर्म अ वर्क कमेटी, फॉर्म अ वर्क कमेटी होना चाहिए। कमेटी में कॉम्पोजिशंस कौन कौन रहता है? एम्प्लॉयर एंड वर्कर्स का रिप्रेजेंटेशन रहता है। किसका किसका? एम्प्लॉयर एंड वर्कर्स का रिप्रेजेंटेशन होता है, हमेशा याद रखना। वर्कर्स रिप्रेजेंटेशन मस्ट नॉट बी लेस देन द एम्प्लॉयज रिप्रेजेंटेशन। ऐसा नहीं होना चाहिए कि पकड़ लो 10 जन है, 10 में से 6 जो है वो एम्प्लॉयर का है एंड 4 जो है वो एम्प्लॉई मतलब वर्कर का है, ठीक है? ऐसा नहीं होना चाहिए, मतलब वर्कर का रिप्रेजेंटेशन कम नहीं होना चाहिए इन कंपैरिजन टू दी एम्प्लॉयर, ठीक है? या तो इक्वल हो या तो उससे ज़्यादा भी चलेगा, ठीक है? ओके, उसके बाद देखो, इनका काम है गुड रिलेशन रखना, गुड रिलेशन रखना विथ हुम, बिटवीन द एम्प्लॉयर एंड वर्कर, ठीक है? इस कमेटी का काम ही है कि गुड रिलेशन मेंटेन करके रखना बिटवीन द एम्प्लॉयर एंड द वर्कर्स, ठीक है? ये कमेंट करते हैं ऑन कॉमन इंटरेस्ट, रिजॉल्व डिफरेंसेस, जो भी डिफरेंसेस आए उसको रिजॉल्व करते हैं। उसके बाद आता है सेक्शन 3 हो गया वर्क कमेटी। सेक्शन 4 याद रखना, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ग्रीवियंस रिड्रेसल कमेटी। क्या बताओ? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ग्रीवियंस रिड्रेसल कमेटी। किसी भी स्टैब्लिशमेंट में 20+ वर्कर्स अगर है, 20+ वर्कर अगर है तो आपको फॉर्म करना होगा ग्रीवियंस GRC, जिसको कहते हैं हम लोग GRC, ठीक है? हैव 1 GRC फॉर इंडिविजुअल ग्रीवियंसेस, ठीक है? समझ में आ रहा है? 1+ मतलब 1 और मोर ग्रीवियंसेस रिड्रेसल कमिटीज बना सकते हो फॉर रिजॉल्विंग इंडिविजुअल ग्रीवियंसेस, ठीक है? इसमें कॉम्पोजिशन कौन कौन रहता है देख लो फटाफट। इक्वल एम्प्लॉयर एंड वर्कर का रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए, एक चेयरमैन होगा, रैशनल होगा, एम्प्लॉयर एंड वर्कर्स रिप्रेजेंटेशन एनुअली, ठीक है? ये जो वर्कर रैप एनुअली, किसका मतलब क्या होता है? रोटेशनल एनुअली। रोटेशनल एनुअली का मतलब पकड़ लो, ईयर 1 में एम्प्लॉयर की तरफ से बैठेगा चेयरमैन, ईयर 2 में वर्कर के साइड से बैठेगा चेयरमैन, ईयर 3 में फिर से एम्प्लॉयर, ईयर 4 में फिर से वर्कर। इस प्रकार से ये रोटेट होता जाएगा, ठीक है? टोटल मेंबर हो सकते हैं 10, वुमेन रिप्रेजेंटेटिव होगा, एडिक्वेट नॉट लेस देन देयर प्रोपोर्शन इन वर्क फोर्स। जैसे मैंने तुमको बताया, अगर 40% वुमेन काम कर रहे हैं तो 40% इस कमेटी में, ठीक है, 40% इस ग्रीवियंस रिड्रेसल कमेटी में वुमेन होना चाहिए, ठीक है? बैठने वाले लोग 4 होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे टोटल मैक्स 10 हो सकते हैं, ठीक? क्या समझ में आ रहा दोस्तों? ओके,
जो भी अग्रीव्ड वर्कर है, जिसको भी कष्ट हो रहा है, वो 1 साल के अंदर अंदर अप्लाई करेगा, ठीक है, फ्रॉम द कॉज ऑफ डिस्प्यूट। वो बताएगा, इनको ग्रीवियंस कमेटी को बताएगा 1 साल के अंदर अंदर। ऐसा नहीं हो बहुत पुराना वाला केस है, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। GRC कमेटी कंप्लीट्स विद इन 30 डेज ऑफ एप्लीकेशन, वो कंप्लीट कर देता है विद इन 30 डेज ऑफ एप्लीकेशन। कंप्लीट क्या करता है सर? प्रोसीडिंग एंड डिसीजन जो है वो सुना देता है विद इन 30 डेज ऑफ द एप्लीकेशन। क्या ये समझ में आ रहा है? ठीक है। डिसीजन मेजॉरिटी के व्यू में होता है। अगर जो मेजॉरिटी पकड़ लो 10 जन है, 10 जन में से जो भी सबसे ज़्यादा हाईएस्ट वोट करते हैं उसके अकॉर्डिंग जो है डिसीजन लिया जाता है, ठीक है। उसके बाद है कोई भी वर्कर जो जीआरसी के डिसीजन से संतुष्ट ना हो तो वो कंसाइलिएशन ऑफिसर के पास जा सकता है विद इन 30 डेज, ठीक है। सॉरी विद इन 60 डेज। 30 डेज तो अनरिजॉल्व्ड अगर रह जाए तो मतलब 30 डेज के अंदर अंदर जीआरसी को रिजॉल्व करना होता है। अगर 30 डेज के अंदर अंदर उन्होंने कोई भी प्रोसीडिंग्स नहीं किया, कोई भी बुलावट नहीं आया, कोई किसी ने भी नहीं बुलाया, कोई भी किसी प्रकार का कंक्लूजन नहीं निकला है, तो अनरिजॉल्व रह चुका है, तो आप जा सकते हो कंसाइलिएशन ऑफिसर के पास विद इन 60 डेज। क्या ये समझ में आ रहा है आपको? हाँ जी, ठीक है, ओके। उसके बाद आता है डायरेक्ट ट्रिब्यूनल एक्सेस। वर्कर्स में अप्लाई डायरेक्टली टू ट्रिब्यूनल आफ्टर 45 डेज ऑफ कंसाइलिएशन एप्लीकेशन, ठीक है। उसके बाद ट्रिब्यूनल, तो सिंपल बात है, देखो कोई भी वर्कर है ना, कोई भी वर्कर है वो क्या है, अग्रीव्ड है, सैड है, ठीक है, कोई भी कुछ प्रकार का उसके साथ गलत हुआ है, तो वो किसके पास जाएगा? सीधा सीधा बता दो फटाफट। वो जाएगा 30 दिन के अंदर अंदर जाएगा किसके पास? सॉरी, यहाँ पे लिख लो 1 ईयर। 1 ईयर के अंदर अंदर किसके पास जाएगा? जीआरसी, ठीक है, ग्रीवियंस रेड्रेसल कमेटी के पास जाएगा। किसके पास जाएगा? किसके पास जाएगा बताओ, फटाफट बता दो। हाँ जी, ग्रीवियंस रेड्रेसल कमेटी के पास जाएगा विद इन 1 ईयर, ठीक है। अब जैसे ही इसके पास पहुंचा विद इन 30 डेज, विद इन 30 डेज ये डिसीजन सुनाएगा। अगर आप सेटिस्फाइड ना हो, नॉट सेटिस्फाइड, आप चले जाओगे कितने दिन के अंदर अंदर? 60 डेज के, नेक्स्ट 60 डेज के अंदर अंदर आप चले जाओगे इसके पास। अच्छा, 60 डेज कहाँ से शुरू होता है? इनके डिसीजन से। 60 डेज के अंदर अंदर कहाँ पे चले जाओगे बताओ? ये 30 डेज कंप्लीट हो गया, उसके बाद 60 डेज रहेगा आपके पास। आप जाओगे कंसाइलिएशन ऑफिसर के पास। किसके पास बताओ? कंसाइलिएशन ऑफिसर, कंसाइलिएशन ऑफिसर। कंसाइलिएशन ऑफिसर ने भी डिसीजन सुना दिया जो आपको पसंद नहीं आया है, तो आप किसके पास जा पाओगे बताओ? विद इन 45 डेज आप जाओगे सीधा ट्रिब्यूनल के पास, ट्रिब्यूनल के पास जाओगे आप। क्या ये समझ में आ रहा है? ये तुम्हारा टाइम फ्रेम समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 1 ईयर के अंदर अंदर जीआरसी, उसके बाद जीआरसी 30 डेज के अंदर अंदर डिसीजन सुनाएगा। नहीं सुनाया डिसीजन 30 डेज के अंदर, जैसे 30 डेज एक्सपायर हो जाता है, या फिर जीआरसी ने डिसीजन सुनाया उस दिन से, या फिर डिसीजन नहीं सुनाया, 30 डेज एक्सपायर हो गया, उसके बाद 60 डेज के अंदर अंदर तुम जा सकते हो कंसाइलिएशन ऑफिसर के पास। कंसाइलिएशन ऑफिसर जैसे ही डिसीजन सुना दे उसके बाद तुम जा सकते हो 45 डेज के अंदर अंदर टू दी ट्राइब्यूनल। समझ में आ रहा है? हाँ जी। तो 45 डेज जो ना कहाँ से काउंट होगा? 45 डेज काउंट होगा जिस दिन कंसाइलिएशन ऑफिसर ने डिसीजन सुनाया या फिर डिसीजन ना सुनाया। समझ में आ रहा है? अगर वो डिसीजन ना सुना रहा आफ्टर 45 डेज ऑफ अप्लाइंग फॉर कंसाइलिएशन, ये जो कंसाइलिएटिंग ऑफिसर है ना, इसमें तुमने अप्लाई किया, 45 डेज हो चुका है दोस्तों, कोई रिप्लाई नहीं आया, सीधा चले जाओ ट्राइब्यूनल के पास, ठीक है। 45 डेज वेट करना है तुमको, सीधा चले जाओ ट्राइब्यूनल के पास। अगर रिप्लाई नहीं आया, अगर रिप्लाई आया तो फिर तुम जा सकते हो ट्रिब्यूनल के पास, कोई दिक्कत वाली बात नहीं अगर तुम डिससेटिस्फाइड हो तो। वर्कर्स में अप्लाई डायरेक्टली टू ट्रिब्यूनल आफ्टर 45 डेज ऑफ कंसाइलिएशन एप्लीकेशन। उसके बाद मतलब जिस दिन से एप्लीकेशन तुमने भेजा कंसाइलिएशन के लिए, एप्लीकेशन कंसाइलिएशन ऑफिसर को भेजा तुमने एप्लीकेशन, वहाँ से 45 डेज के अंदर अंदर तुम जा सकते हो ट्रिब्यूनल के पास। डायरेक्टली ट्रिब्यूनल के पास एक्सेस रहेगा, वहाँ पे तुम डायरेक्टली जा सकते हो। क्या है समझ में आ रहा है दोस्तों? कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे ट्रेड यूनियंस, ठीक है, ट्रेड यूनियंस हम लोग देखेंगे, बहुत बढ़िया।
फाइनल एप्लीकेशन टाइमलाइन क्या रहेगा टू द ट्रिब्यूनल 2 years फ्रॉम द सेपरेशन डेट, ठीक है, विद इन 2 years, विद इन 2 years, इस बात का तुमको ध्यान रखना है, ठीक है। सेपरेशन मतलब क्या होता है, डिस्चार्ज हो गया, डिसमिसल हो गया, ठीक है, तुम्हारा वहां से 2 years, क्योंकि तुम अग्रीव्ड हो ना, समझ में आ चुका है। तो टाइमलाइन पूरा समझ में आ चुका है। ये पूरा जो ट्रिब्यूनल के पास जाने का टाइमलाइन है, तो 2 साल पुराना केस लेकर मत चले जाओ, 3 साल पुराना केस लेकर मत चले जाओ ट्रिब्यूनल के पास, इस बात का ध्यान रखना है, ठीक है, ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए। चलो ये नेक्स्ट क्लास कराएंगे ट्रेड यूनियंस, जहाँ तक मैंने कराया है वहाँ तक तुम अच्छे से करो। एंड एक होमवर्क मैं दूंगा, डेफिनेशंस को बहुत अच्छे से पढ़ लो, कोई भी ऐसा अगर डेफिनेशन हो जो तुमको समझ में ना आए तो पूछ सकते हो मुझे, ठीक है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, ठीक है। आज की वीडियो में इतना ही दोस्तों, थैंक यू सो मच एवरीवन, हैप्पी लर्निंग गाइस, बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद।